Hey guys, welcome to your own YouTube channel Astrological One Destination for All Information. So guys, we are back with our Class 12 Political Science series और आज हम इस वीडियो में Class 12 Political Science का लास्ट चैप्टर, आपकी बुक 1 का लास्ट चैप्टर अगर हम स्पेसिफिकली कहें तो, जो कि है ग्लोबलाइजेशन, उसको कवर करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में। और ये हम सिंगल वीडियो में यानी सिर्फ सिंगल लेक्चर में ही पूरा जो है चैप्टर कंप्लीट कर देंगे। इसी के साथ साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमने इससे पहले प्रीवियस कई सारे चैप्टर्स के लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोड किए हैं, जहां पर हमने वन शॉट यानी एक ही वीडियो में हमने जो चैप्टर है वो कम्प्लीटली कवर कर दिया है। तो उसको भी आप जाके देख सकते हैं। वो लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से, लेटेस्ट सिलेबस के हिसाब से आपके लिए काफ़ी यूज़फुल हो सकता है। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो क्या, जैसे कि आपको पता है कि आपकी ये बुक 1 का पहला चैप्टर है जिसका नाम है ग्लोबलाइजेशन। इसके बारे में आपने क्लास 8th में या मैं कहूँ क्लास 9th में या क्लास 10th में कहीं ना कहीं तो सुना ही होगा कि भाई ग्लोबलाइजेशन क्या होता है। उसको ऊपर हम बात करेंगे कि कॉन्सेप्ट क्या है असल में ग्लोबलाइजेशन का, क्योंकि दरअसल आपने 9th में या 10th में इसको सिर्फ एक लाइन में ही पढ़ा होगा, लेकिन हम यहाँ पर इसको और अच्छे से पढ़ने वाले हैं, इंटरेस्टिंग वे में पढ़ने वाले हैं, ताकि आपको आगे चल के भी ये फ़ायदा करे कि अगर मान लीजिए आपको आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठना है या फिर एग्जामिनेशन में आपको एक्सप्लेन करना है, तो हम प्रैक्टिकल वे से आपको समझाने वाले हैं जो कि आपको हमेशा याद रहेगा और आप आसानी से उसको लिख भी सकते हैं। तो गाइज, अगर हम सबसे पहले बात करें यहाँ पर कि ग्लोबलाइजेशन होता क्या है, जैसे कि चैप्टर का नाम है ग्लोबलाइजेशन, सिर्फ एक वर्ड है, तो इसका मतलब है यहाँ पे हमें समझना पड़ेगा कि ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट क्या है। तो गाइज, सबसे पहले मैं ग्लोबलाइजेशन के कॉन्सेप्ट को समझाने से पहले आपको मैं 3 एग्जाम्पल के थ्रू सबसे पहले इसका बैकग्राउंड समझाना चाहता हूँ, इसका कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूँ, क्योंकि अगर आप इस एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझेंगे तो आपको ये लॉन्ग टर्म के लिए याद रहेगा, यानी हमेशा के लिए याद रहेगा, और इसको आप आसानी से अपने आंसर में भी एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं। तो सबसे पहला एग्जाम्पल जो मैं देना चाहता हूँ वो है एक शख्स का जिसका नाम है जनार्दन, और ये एग्जाम्पल आपकी बुक 1 में पेज नंबर 136 और 137 में भी दे रखा है, लेकिन हम यहाँ पे इसको एक इंटरेस्टिंग वे में और इन्फोग्राफिक वे में कवर करने वाले हैं। तो यहाँ पर पहला जो शख्स है वो है जनार्दन, जो कि इसका असली नाम जनार्दन है इस शख्स का, लेकिन रात में ये शख्स बन जाता है जॉन। अब आप बोलेंगे कैसे? तो गाइज, ये काम करता है कॉल सेंटर में और इसकी ड्यूटी होती है रात में, यानी ये नाइट में ड्यूटी करता है। और कहने का मतलब ये है कि ये रात में जॉन इसलिए बन जाता है और इसका एक्सेंट भी इसलिए चेंज हो जाता है, इसकी लैंग्वेज भी चेंज हो जाती है, और ये इसलिए होता है क्योंकि ये यहाँ पर इंडिया में बैठे बैठे अमेरिकन क्लाइंट्स को, कस्टमर्स को जो है एड्रेस करता है, उन सबसे इंटरेक्शन करता है, सेल्स मार्केटिंग्स वगैरह जो भी काम होते हैं वो सब करता है। तो यानी कि जनार्दन जो है वो दिन में इंडियन बन जाता है, एक मिसाल के तौर पर समझने के लिए कह सकते हैं, और रात में अमेरिकन बन जाता है। ठीक है, तो ये आपका पहला एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल है यहाँ पर रामधारी का। रामधारी जो कि जिसकी एक डॉटर है, ठीक है, और उसकी डॉटर उससे ज़िद करती है कि वो बाईसाइकिल खरीदे। अब बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है, लेकिन ये रियल लाइफ में भी ग्लोबलाइजेशन देखने को मिलता है और काफ़ी आसान और स्कोरिंग चैप्टर है। तो रामधारी जिसकी बेटी उससे रिक्वेस्ट करती है कि उसके लिए बाईसाइकिल खरीदे एज अ बर्थडे गिफ्ट, क्योंकि उसका बर्थडे आने वाला है। तो रामधारी क्या करता है यहाँ पर, वो बाईसाइकिल देखने निकलता है मार्केट में। वहाँ पे वो दो चीज़ पे ध्यान देता है, जो कि हर बंदा देता है, आप भी मैं भी, जब भी कोई सामान खरीदने जाते हैं तो दो चीज़ों पे ध्यान देते हैं। पहली चीज़ कि भाई जो वो सामान है ना वो जो है अफोर्डेबल होना चाहिए, और दूसरी चीज़ कि उसमें क्वालिटी भी होना चाहिए, यानी हमें कम दाम में अच्छा माल मिल जाए। तो यहाँ पर यही चीज़ रामधारी के माइंड में रहती है। अब वो बाईसाइकिल खरीदने जाता है तो यहाँ पर वो अफोर्डेबिलिटी भी देखता है और गुड क्वालिटी भी देखता है। तो यहाँ पर उसे एक बाईसाइकिल मिल जाती है, वही क्रिटेरिया पे सारी कंडीशन फुलफिल हो जाती है, लेकिन वो जो मैन्युफैक्चर होती है जो बाईसाइकिल, वो चाइना से हुई होती है। हालांकि उसकी जो क्रिटेरिया है कि गुड क्वालिटी अफोर्डेबिलिटी दोनों मिल जाती है। इसी तरीके से प्रीवियस ईयर में जब रामधारी की डॉटर का बर्थडे था तो उसमें रामधारी ने अपनी डॉटर को बारबी डॉल गिफ्ट किया था। अगर उसका देखें जो उसका मैन्युफैक्चरिंग ओरिजिनेशन कहाँ है, वो यूएसए से है, यानी वो यूएसए में मैन्युफैक्चर हुई है। अब मैं बताऊंगा कि इसका मैं कहाँ तक इस फ्लो को आपके ले जा रहा हूँ। फिर उसके बाद एक इसी में गर्ल का एग्जांपल है जिसका नाम है सारिका। इसने अपनी हायर एजुकेशन कंप्लीट करी और अब यहाँ पर ये जॉब के लिए एस्पिरेशंस है, यानी इसको इसके अंदर जॉब के लिए एस्पिरेशंस, यानी अब ये जो है जॉब्स करना चाहती है और इंडिपेंडेंटली अपना करियर स्टार्ट करना चाहती है। इंडिया में जैसे कि आप सबको पता है कि कई सालों से ही नोशन बना हुआ है कि वुमेन शुड वर्क इन द हाउस, इस तरीके से बहुत सारे नोशन जो आप ऑलरेडी जानते हैं। तो यहाँ पर अब कुछ लोग उसे अपोज कर रहे हैं, या कुछ लोग उसे सपोर्ट करेंगे। तो ये तीनों जो एग्जाम्पल है ना,
ये आपके ग्लोबलाइजेशन के एग्जाम्पल है। अब आप बोलेंगे ये कैसे भाई, कोई कॉन्टेक्स्ट बनना है इस बात का? जी हाँ, बनना है। अगर हम देखें सबसे पहले जनार्दन का एग्जाम्पल, तो जनार्दन गाइज यहाँ पे इंडिया में बैठे बैठे यूएसए के लिए काम कर रहा है। उसी तरीके से यहाँ पे रामधारी ने जो यहाँ पर सामान लिया है वो इंडिया में बैठे बैठे यूएसए और चाइना मैन्युफैक्चर्ड आइटम्स परचेज किए हैं। इस तरीके से जो सारिका है उसने यहाँ पर जो ये आइडेंटिटी या आइडियोलॉजी या इस तरीके की जो वैल्यूज़ इनहेरिट करी हैं वो कहाँ से करी हैं? वो जाहिर सी बात है, अलग अलग फॉरेन कंट्रीज में जब रेवोल्यूशन हुए और जो उससे कल्चरली इन्फ्लुएंस हुआ, जो बाकी कंट्रीज़ का जो कल्चर इन्फ्लुएंस हुआ वो भी यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। यानी कुल मिला के यहाँ हमें एक दूसरे की जो कंट्रीज़ हैं उसमें इंटरकनेक्टेडनेस देखने को मिल रही है। इसी इंटरकनेक्टेडनेस को क्या कहते हैं हम? ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। दैट्स इट। अगर हम मैं इसको एक लाइन में बयां करना चाहूँ तो ग्लोबलाइजेशन इज द फ्लो ऑफ पीपल, गुड्स, आइडियाज एंड कैपिटल फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर, जो कि आपको इन तीनों एग्जांपल्स में देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम लाइन बाय लाइन देखें तो भाई ग्लोबलाइजेशन में क्या क्या चीज़ें होती हैं, जिसमें मैंने आपको बताया कि एक जगह से दूसरी जगह आइडिया ट्रांसफ़र होता है, जो कि हमें सारिका के एग्जांपल में देखने को मिला। इस तरीके से मूवमेंट्स ऑफ गुड्स होता है एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, जैसे मैंने रामधारी के एग्जांपल में देखा कि उस चाइना का माल जो है इंडिया में बिक रहा है, ठीक है, वाइस वर्सा। फिर उसके बाद कैपिटल ट्रांसफ़र होता है एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, और उसके बाद लोग भी ट्रांसपोर्ट होते हैं, यानी कुछ लोग बाहर काम करने जाते हैं। और अगर जैसे हमने जनार्दन के एग्जांपल में देखा तो कुछ लोग वर्चुअली भी बाहर काम करते हैं, जिसको हम आउटसोर्सिंग कहते हैं, यानी आप यहाँ अपनी कंट्री में बैठे बैठे बाहर जो है अपनी सर्विस दे रहे हैं। तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल हैं ग्लोबलाइजेशन के। आई होप कि आपको अच्छे से पूरी जड़ से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है ग्लोबलाइजेशन को और आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे जो हमारा अगला मुद्दा है वो ये है कि ग्लोबलाइजेशन हुआ कैसे, यानी इसके कॉजेज़ क्या हैं, ग्लोबलाइजेशन के रीजंस क्या हैं, किन वजह से ग्लोबलाइजेशन हुए। तो सबसे पहला जो रीज़न हमें देखने को मिलता है वो है टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। जी हाँ दोस्तों, जितना ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हुई है पिछले कुछ सालों में उतना ही ज़्यादा ग्लोबलाइजेशन बढ़ा है। जैसे हम देखेंगे कि अब पहले क्या होता था कि कुछ कई 100 साल पहले जो है एक बंदा जो है अगर दूसरी कंट्री जाना चाहता है, कोई एक शख्स, तो वो काफ़ी सोचता था क्योंकि उसे शिप से जाना पड़ेगा। उस टाइम पे एयरप्लेन वगैरह इतना भी टेक्नोलॉजी नहीं थी, लेकिन अब यहाँ पे आप आसानी से फ्लाइट से जा सकते हैं। इस तरीके से पहले कम्युनिकेशन जो होता था, ट्रांसपोर्टेशन जो होता था, वो एक सिटी से दूसरी सिटी में बहुत मुश्किल से होता था। लोग डाकिया के थ्रू बात करते थे, लेकिन अब 1 सेकंड के अंदर आप कहीं भी बात कर सकते हैं, कहीं पे भी वीडियो कॉल कर सकते हैं। इस तरीके से कहीं पे भी अपना सामान अगर आपको भेजना हो फास्ट तो आप कोरियर कर सकते हैं। तो कुल मिला के देखा जाए तो इंटरकनेक्टेडनेस या जो मैं कहूँ जो फ्लो है लोगों का, आइडियाज़ का, कैपिटल का, वो बढ़ गया है। कैसे? किस वजह से? टेक्नोलॉजी की वजह से। तो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट जो हो रही है इतनी रैपिडली, उसकी वजह से हम कह सकते हैं कि जो ग्लोबलाइजेशन का प्रोसेस है वो बढ़ा है और इट कैन बी साइटेड एज वन ऑफ द रीज़न फॉर ग्लोबलाइजेशन। सेकेंड जो रीज़न है वो है वेरिएशन इन लेवल ऑफ डेवलपमेंट। जी हाँ दोस्तों, हमने देखा कि कई सारी डेवलप कंट्रीज़ हैं, कई डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं और कई जो है अंडर डेवलप कंट्रीज़। 3 कैटेगरीज में हम बांटते हैं डेवलपमेंट के हैसियत से। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो जो वेरिएशन हमें नज़र आ रहा है कि भाई कुछ डेवलप कंट्रीज़ हैं, कुछ अंडर डेवलप कंट्रीज़ हैं, कुछ डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें मूवमेंट ऑफ पीपल होता है। लोग जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ की वजह से एक अपनी कंट्री से दूसरी कंट्री में जाते हैं सर्विस देने के लिए, जॉब करने के लिए, बिजनेस करने के लिए, ताकि उन्हें डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिले। इस तरीके से जो डेवलप कंट्रीज़ हैं वो बिज़नेस करने के लिए डेवलपिंग कंट्रीज़ में आती हैं, क्योंकि उन्हें यहाँ रिसोर्सेज मिल जाते हैं सस्ते दामों पे और अच्छा खासा उनका बिजनेस भी हो जाता है। तो वाइस वर्सा देखें तो ये जो वेरिएशन नज़र आ रहा है ना हमें, ये भी एक रीज़न है ग्लोबलाइजेशन का। इस तरीके से यहाँ पर जो तीसरा हमारा है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है रीज़न, वो है अनइक्वल अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। एग्जाम्पल के तौर पर मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ में आप देखेंगे तो वहाँ पर स्पाइसेस की प्रोडक्शन इतनी नहीं होती है। तो अब यहाँ पे जो स्पाइसेस है वो कहाँ से लेते हैं? जाहिर सी बात है साउथ एशियन कंट्रीज से। साउथ एशियन कंट्रीज़ में हमारी इंडिया है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, श्रीलंका है और भी जो भी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं साउथ एशियन के अंदर। तो यहाँ पर अब जो कि वो रिसोर्सेज उनके पास नहीं है तो मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ इंडिया से ले रही हैं। इस तरीके से वाइस वर्सा, इंडिया के पास क्रूड ऑयल वगैरह नहीं है, पेट्रोल वगैरह नहीं है, तो वो मिडिल ईस्ट कंट्रीज से ले रही है। तो कुल मिला के देखें जो ये यहाँ पर अनइक्वल अवेलेबिलिटी है, इसकी वजह से फ्लो हो रहा है गुड्स का, कैपिटल का, और इंटरकनेक्टेडनेस हमें नज़र आ रही है, जिसको हम ग्लोबलाइजेशन कह सकते हैं और ये वन ऑफ द रीज़न है ग्लोबलाइजेशन का। इसके बाद जो लास्ट रीज़न है आपका ग्लोबलाइजेशन का वो है गाइस कल्चरल डाइवर्सिटी। क्योंकि यहाँ पर हम आगे चल के बात करेंगे कल्चरल कॉन्सिक्वेंसेज की, बहुत डिटेल में अच्छे से बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे ये भी एक रीज़न है ग्लोबलाइजेशन का, क्योंकि यहाँ पे जो डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स हम देखने को मिलते हैं,
यहाँ तक कि हम इंडिया के अंदर ही बात करें तो इंडिया के अंदर ही वैसे भी बहुत सारे डाइवर्स कल्चर हैं, लेकिन ग्लोबल वर्ल्ड पे या ग्लोबल लेवल पे अगर हम बात करें तो बहुत सारे कल्चर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। और आने वाले पिछले कई दिनों में ये कहा गया है कि डाइवर्सिटी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, और जो हम कह सकते हैं जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उनका काफ़ी योगदान रहा है इसमें, कि कल्चर इंटरेक्शन में जो प्रमोशन होता है कि एक दूसरे के कल्चर को इंटरेक्ट करें, एक दूसरे के साथ रहें, और जो पीस और हारमोनी इन टाइप के जो कॉन्सेप्ट आए हैं और जो कल्चर डाइवर्सिटी उसके साथ को एग्जिस्ट करती है, वो भी एक रीज़न है ग्लोबलाइजेशन का। तो ये 4 आपके मेन रीज़न है जो आप नोट डाउन भी कर सकते हैं एज वन ऑफ द मेन रीज़न ऑफ ग्लोबलाइजेशन। अब यहाँ पे गाइस हमने ये देख लिया कि ग्लोबलाइजेशन होता क्या है और ये किस वजह से हुआ है। अब हमें यहाँ पे ये देखना है कि इसका इम्प्लीकेशन क्या हुआ है, यानी इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या है। तो गाइस जब भी हम बात करते हैं ग्लोबलाइजेशन के कॉन्सिक्वेंसेस के, यानी इसकी इम्प्लीकेशंस की, इसका रिजल्ट हमें क्या देखने को मिला या इसका जो इम्पैक्ट है वो कहाँ हुआ है, तो गाइस यहाँ पर हमने इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है लर्न करने के लिए, समझने के लिए। पहला है आपका पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस, इसके बाद हम देखेंगे कल्चरल कॉन्सिक्वेंसेस और फाइनेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस, जिसे हम इकोनॉमिकल कॉन्सिक्वेंसेस भी कह सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे अगर देखें गाइस कि इसका पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ है ग्लोबलाइजेशन का, तो इसमें हमने एक पॉजिटिव लिया है और एक नेगेटिव भी लिया है, यानी दोनों साइड ली है, यानी इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट भी लिया है और नेगेटिव इम्पैक्ट भी लिया है। अगर हम पॉजिटिव इम्पैक्ट में देखें गाइस, तो यहाँ पर कई सारे हमें गवर्नमेंट रिफॉर्म्स देखने को मिले हैं। अब क्योंकि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और कई सारी रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे आप देखेंगे रीजनल में आपकी सार्क है, ठीक है, फिर शांघाई कोऑपरेशन है। इंटरनेशनल लेवल पे जाएंगे तो वहाँ पर यूएन है, डब्ल्यूटीओ है, डब्ल्यूएचओ है, इन टाइप की जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इन सब की वजह से जो गवर्नेंस रिफॉर्म्स आया है वो काफ़ी हद तक बढ़ा है। अब चूँकि इंटरेक्शन काफ़ी बड़ा है, इंटरकनेक्टेडनेस है, तो जो फ्लो ऑफ आइडिया है वो भी एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, तो जिसकी वजह से यहाँ पे जो गवर्नेंस है उसमें काफ़ी सुधार, काफ़ी रिफॉर्म्स हमें देखने को मिले हैं। इसके बाद यहाँ पर गाइस जो दूसरा आपका इम्पैक्ट है इसका पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंस में, वो है इंटीग्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजी इन गवर्नेंस। पिछले कई दिनों में आपने देखा होगा डिजिटल इंडिया, खासतौर पर इंडिया में, और इस तरीके की जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रही है डेवलप कंट्रीज़ में, उनकी कंपैरिजन में या उनके सामने अगर रख के देखा जाए तो हमें भी यहाँ पर एक एस्पिरेशन देखने को मिली इंडिया में और बाकी सब नेबरिंग कंट्रीज़ में, कि जितना ज़्यादा हम गवर्नेंस में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे उतना ज़्यादा अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी, ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी। हमने देखा ई फाइलिंग आजकल होती है और डॉक्यूमेंटेशन जितने भी है गवर्नमेंट्स की, वो सब आजकल ऑनलाइन होने लगा है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो इंटीग्रेशन हो रही है टेक्नोलॉजी की गवर्नेंस में, वो हमें देखने को मिली है किस वजह से, ग्लोबलाइजेशन की वजह से। इसके बाद जो हमें देखने को मिला है वो है क्वालिटेटिव इंक्रीज इन द फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट। अब देखिए जैसे क्योंकि अब इंटरकनेक्टेड है एक कंट्री दूसरी कंट्री से, तो ये साफ साफ ये दिखाती है कि यहाँ पर जो गवर्नमेंट की फंक्शनिंग है उसमें क्वालिटेटिव इंक्रीमेंट देखने को मिला है। क्योंकि अब यहाँ पर आप देखेंगे कि जब मान लीजिए इंडिया है, पाकिस्तान है, और आज अगर कुछ भी कहीं पे भी वर्ल्ड में होता है किसी भी कंट्री में, तो एक जगह से दूसरी जगह जो खबर है वो बहुत तेज़ी से फैलती है। तो इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट अब काफ़ी ज़्यादा अवेयर हो चुकी है, वहाँ के जो सिटीजन्स हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा अवेयर हो चुके हैं। वो जानते हैं कि पूरे ग्लोबल लेवल पर कौन सी कंट्री में कहाँ रिवॉल्ट चल रहा है, कहाँ प्रोटेस्ट चल रहा है, किस राइट्स को लेकर चल रहा है, किस वजह से चल रहा है। तो इन सब जो अवेयरनेस फैली है, तो इन सब के कॉन्सिक्वेंसेज में हमें ये देखने को मिला है कि गवर्नमेंट जो है उसकी फंक्शनिंग में काफ़ी ज़्यादा क्वालिटेटिव सुधार, इंक्रीमेंट देखने को मिला है। इसके बाद जैसे हमने बताया गाइस कि ट्रांसपेरेंसी बढ़ी है। ट्रांसपेरेंसी का मतलब ये होता है कि जो गवर्नमेंट है और सिटीज़न है उनके बीच में जो एम्बिग्यूटी है, जो कन्फ्यूजन्स हैं, जो डाउट्स हैं, वो काफ़ी हद तक कम हुए हैं। इसके साथ साथ जो गवर्नेंस है उसमें सिंप्लीफिकेशन हुआ, यानी हमें सिंप्लीफिकेशन देखने को मिला है। अब इसके बाद गाइज यहाँ पे नेगेटिव इम्पैक्ट भी है। एक तरफ पॉजिटिव इम्पैक्ट हमने देख लिया, अब देखते हैं यहाँ पे नेगेटिव क्या इफेक्ट पड़ा है। नेगेटिव इफेक्ट ये पड़ा है कि कई लोगों का ऐसा मानना है कि ग्लोबलाइजेशन के आने की वजह से जो वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट है, और हम कहें कि जो गवर्नमेंट ने ये जिम्मेदारी ली थी कि जो पुअर लोग हैं, अंडर प्रिविलेज लोग हैं, इन लोग को हम अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करेंगे, इन लोग का वेलफेयर का काम हम करेंगे। अब चूंकि एक कंट्री दूसरी कंट्री से काफ़ी इंटरकनेक्टेडनेस है, उसमें रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस काफ़ी आ गई हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस काफ़ी आ गई हैं, तो ये एक ट्रेडिशनल नोशन था स्टेट सोवरेनिटी का, वो कहीं ना कहीं एक्सपर्ट्स ऐसा बताते हैं कि उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है। वेलफेयर स्टेट का मतलब आपको पता ही होगा कि वेलफेयर स्टेट वो होता है जो कि लोगों के वेलफेयर के लिए काम करता है। तो यहाँ पे जो एक ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट था कि भाई स्टेट की सोवरेनिटी है, स्टेट के पास सारी चीज़ें हैं, और चूँकि ग्लोबलाइजेशन अब आ गया, लोग एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड हैं इंटरनेशनली, तो अब उसकी वजह से जो यहाँ पर ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट था स्टेट सोवरेनिटी का, वो यहाँ पर ख़त्म होता नज़र आ रहा है। इस तरीके से
यहाँ पे मैंने देखा कि जो एक लीस्ट इंटरफेयरिंग स्टेट का भी कॉन्सेप्ट हमें देखने को मिला कि एक लिबरल स्टेट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि स्टेट आपके हर कामों में दखल अंदाजी करे, ठीक है। अब चूँकि फ्रीडम का कॉन्सेप्ट है, लिबरल का कॉन्सेप्ट है, तो इनकी वजह से यहाँ पर जो ग्लोबलाइजेशन का जो प्रोसेस आया था, जब खास तौर पर इंडिया में 1991 के बाद, जो हम आगे चल के पढ़ेंगे, तो ग्लोबलाइजेशन के आने की वजह से जो नेगेटिव इम्पैक्ट जो दूसरा है वो ये है कि जो लीस्ट इंटरफेयरिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो भी हमें ज़्यादा देखने को मिला। लीस्ट इंटरफेयरिंग का मतलब गाइस ये है कि जहाँ पर जो गवर्नमेंट है वो सिर्फ और सिर्फ अपना जो गवर्नेंस सिस्टम है, एडमिनिस्ट्रेशन है, लॉ एंड ऑर्डर है, इन सबको संभाले और ज़्यादा अटेंशन जो है वो लोगों के वेलफेयर पे ना दे, या मैं कहूँ कि ज़्यादा वो जो है इतना अटेंशन लोगों के पर्सनल अफेयर्स पर ना दे, यानी गवर्नेंस तक ही महदूद रहे। तीसरा जो नेगेटिव इम्पैक्ट हमें देखने को मिला वो है लेस गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन इंडस्ट्रीज। इकोनॉमी में हमें सबसे ज़्यादा, क्योंकि आपने देखा कि बिजनेस इंटरनेशनली हो रहा है, मल्टीनेशनल कंपनी एक कंट्री से ज़्यादा जिनके यहाँ जिनकी कंपनीज में ब्रांच है, मैकडोनल्ड आपका एग्जांपल हो सकता है इसका, आप कह सकते हैं वर्ल्ड की कई सारी कंट्रीज़ में जिनकी ब्रांचेज हैं, बिजनेसेस चल रहे हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो कई सारी इंडस्ट्रीज़ हैं इस तरीके से। अब इस तरीके से जो कई सारी इंडस्ट्रीज़ हैं उसमें गवर्नमेंट का बहुत कम इंटरवेंशन है। किस वजह से? ग्लोबलाइजेशन की वजह से। तो ये भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है। आई होप आपने ये भी पॉइंट जो है नोट डाउन कर लिया होगा। अब बढ़ते हैं यहाँ पे दूसरे कॉन्सिक्वेंस की वजह से। हमने यहाँ पे देख लिया कि पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेज में पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या हुए, नेगेटिव इम्पैक्ट क्या हुए। अब हम देखते हैं गाइज यहाँ पे कि फाइनेंशियल कॉन्सिक्वेंसेज में हमारे पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या हुए और नेगेटिव इम्पैक्ट क्या हुए। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पर फाइनेंशियल कॉन्सिक्वेंसेज, यानी जिनको हम कह सकते हैं इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन में, तो यहाँ पर हमें जो सबसे पहला पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिला वो है इंक्रीज इन द पेस ऑफ डेवलपमेंट। जी हाँ, अब चूँकि देखिए जो हेल्दी कंपटीशन है वो हमें देखने को मिला। एक शख्स या कुछ ग्रुप ऑफ पीपल एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जा रहे हैं, जब वो दूसरी कंट्री को देख रहे हैं कि वहाँ तो इस तरीके से इनोवेशन हुआ है, वहाँ पे ये डेवलपमेंट हो रही है, तो लोगों ने रिसर्च किया, जो लेस डेवलप कंट्रीज हैं उन लोगों ने देखा, तो उसकी वजह से जो उसकी बनिस्बत जब उन्होंने देखा कि डेवलप कंट्रीज ज़्यादा डेवलप कर रही हैं, तो उसमें यहाँ पर जो पेस ऑफ डेवलपमेंट है, जो हेल्दी कॉम्पिटिशन है, उसकी वजह से जो डेवलपमेंट का पेस है वो हमें बढ़ता हुआ देखने को मिला है। और गाइस पेस ऑफ डेवलपमेंट में इंक्रीमेंट की ये भी वजह हो सकती है कि कई सारे, जैसे हमने देखा एमएनसीज कंपनी जब आती हैं तो कई सारी न्यू इनोवेशन और न्यू आइडियाज़ लेके आती हैं, न्यू टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन लेके आती हैं, जिसकी वजह से हमें एक और जो है डेवलपमेंट में एक और ज़्यादा पेस, या हम कह सकते हैं जो डेवलपमेंट की स्पीड है वो बढ़ जाती है। देन उसके बाद गाइज है फास्ट रीच टू न्यू टेक्नोलॉजी। जी हाँ, फाइनेंशियल कॉन्सिक्वेंसेज में जो दूसरा इसका इम्पैक्ट है वो है टेक्नोलॉजी का लोगों तक पहुँचना। अब जैसे हमने बताया आपको चैप्टर के शुरुआत में ही कि जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इतनी तेज़ रफ्तार से हो रहा है, यानी रैपिडली हो रहा है, तो उसमें यहाँ पर हमें ये देखने को मिला कि ये भी एक फाइनेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस का दूसरा इम्पैक्ट है। उसके बाद पॉजिटिव इम्पैक्ट है, उसके बाद हमें देखने को मिला कि हाई यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी जो यहाँ पर रिसोर्सेज का इस्तेमाल हो रहा है वो काफ़ी अच्छी तरीके से, काफ़ी हम कह सकते हैं बहुत हाई लेवल पर हो रहा है। मिसाल के तौर पर अगर हम देखेंगे तो अमेरिका में हमने देखा, चाहे वो अमेरिका में जहाँ जहाँ भी क्रूड ऑयल उन्हें मिल रहा है, हर जगह से उसे यूटिलाइज़ कर रहे हैं। इस तरीके से मिडिल ईस्ट कंट्रीज में तो कर ही रहे हैं बहुत हाई लेवल पर। तो ये फाइनेंशियल कॉन्सिक्वेंस का हमारा दूसरा पार्ट है। क्यों? अब वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अब वहाँ पे वो जितना ज़्यादा उसे एक्सपोर्ट करेंगे, मिसाल के तौर पर अगर आप देखें मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ में, तो उनका जो यहाँ पर जो कुवैत हो गया, कतर हो गया, सऊदी हो गया, इस सब की, ओमान हो गया, इन सब की जितनी भी कंट्रीज़ हैं, उन सब का जो एक्सपोर्ट है ज़्यादा वो किस में होता है? क्रूड ऑयल में होता है। तो यानी कि वो अपने रिसोर्सेज को ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज़ कर रहे हैं ताकि उनको ट्रेड में बेनिफिट मिल सके, तिजारत में या बिजनेस में बेनिफिट मिल सके। तो दैट्स वाई जो यहाँ पर यूटिलाइजेशन है रिसोर्सेज का वो बहुत हाई लेवल पर हो रहा है। उसके बाद हमें देखने को मिला इसका ग्रोथ इन एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि अब नई नई बिजनेसेस आ रहे हैं, नई नई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं सबको लेकर, तो इसलिए हर फील्ड में अब अपॉर्चुनिटीज़ खुल रही हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं लोग, और इसकी वजह से जो एम्प्लॉयमेंट है वो भी बढ़ रहा है। देन उसके बाद है ग्रोथ इन क्वालिटी ड्यू टू मार्केट कॉम्पिटिशन। जी हाँ, मिसाल के तौर पर अगर आप देखेंगे कोई लोकल कंपनी है, कोई लोकल लोकल इंडस्ट्री है जो इंडिया में चल रही है, लेकिन अगर वहीं उसके कंपैरिजन में कोई एमएनसी आ जाती है, यानी बाहर की कोई कंपनी आ जाती है, वो अच्छी क्वालिटी देने लगती है, या फिर हम कहें कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो इंटरकनेक्टेडनेस है, लोगों को पता चल जाता है कि इसमें ये कमी है, ये इंप्रूवमेंट होना चाहिए, जिसकी वजह से इंडस्ट्री में या पार्टिकुलर इंडस्ट्री में या पार्टिकुलर कंपनी में, चाहे वो लोकल हो एमएनसी हो, उसमें कंपटीशन पैदा हो जाता है, क्योंकि इंटरकनेक्टेडनेस काफ़ी बढ़ गई है। तो अब यहाँ पे एमएनसी या लोकल इंडस्ट्रीज़ के बीच में ही, या लोकल इंडस्ट्रीज़ के अंदर ही, एमएनसीज़ के अंदर ही कंपटीशन होता है, जिसकी वजह से क्वालिटी को लेकर भी यहाँ पर हेल्दी कंपटीशन होता है, जिसकी वजह से जो फाइनली जो रिजल्ट क्या होता है, क्वालिटी में इंक्रीमेंट होता है। तो ये सारे जो हमारे पॉजिटिव इम्पैक्ट हैं फाइनेंशियल कॉन्सिक्वेंसेज के।
चलिए अब एक बार नज़र डाल लेते हैं इसके नेगेटिव इम्पैक्ट के ऊपर। गैस हमने देखा यहाँ पे नेगेटिव इम्पैक्ट में सबसे पहला कि जो एमएनसीज हैं, जिसके बारे में मैं शुरू से ही बात करते आ रहा हूँ, मल्टीनेशनल कंपनीज़ के बारे में। तो मल्टीनेशनल कंपनीज़ वो होती हैं जो अपना बिजनेस ऑपरेट करती हैं कई सारी कंट्रीज़ में एट द सेम टाइम। तो अब यहाँ पे एमएनसीज बढ़ने से क्या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है, आपके माइंड में ये सवाल आ रहा होगा। तो यहाँ पर एमएनसीज के बढ़ने से गाइस ये हो सकता है कि जो लोकल इंडस्ट्रीज़ है वहाँ पे, जो फॉर एग्जांपल इंडिया में इसके ऊपर कई बात चलती है कि स्वराज या स्वदेशी, इस तरीके का आपने देखा हुआ कई सारे मूवमेंट हैं। तो या मेक इन इंडिया, है ना, इस तरीके कई सारी पॉलिसीज़ गवर्नमेंट की द्वारा चलाए जाते हैं ताकि जो यहाँ के लोकल इंडस्ट्रीज़ हैं, जो यहाँ के नेटिव लोग हैं, उनके बिजनेस को बचाया जा सके। ऐसा नहीं है कि बाहर से कोई अमेरिकन कंपनी आ रही है और यहीं पे बिजनेस कर रही है और हमारा हमसे ही बिजनेस करके ले जा रही है, और यहाँ पे जो हमारी लोकल इंडस्ट्री के लोग हैं उनको कोई भी प्रॉफिट या बेनिफिट नहीं हो रहा है। और गाइज यहाँ पे जो हमारा पहला वाला पॉइंट था राइज ऑफ एमएनसीज का, इसी से जुड़ा हुआ दूसरा पॉइंट है। जैसे हमने आपको बताया कि एमएनसीज बढ़ रही हैं। अब एमएनसीज अगर बढ़ रही हैं तो यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो स्मॉल इंडस्ट्रीज़ हैं वो कोलैप्स कर रही हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें उस तरीके का जो टेक्निक है, उस तरीके की जो एडवांसमेंट है वो नहीं मिला है, जिसकी वजह से जो कंपटीशन होगा उसमें एमएनसीज या जो बड़ी लेवल की कंपनीज़ हैं वो यहाँ पर जीत जाती हैं, जिसकी वजह से जो स्मॉल इंडस्ट्रीज़ वाले हैं वो कोलैप्स कर जाते हैं। ये आपका दूसरा नेगेटिव इम्पैक्ट है फाइनेंशियल कॉन्सिक्वेंसेज। तीसरा जो है आपका वो है अनइवन डेवलपमेंट। जी हाँ गाइज, हमने देखा है कि अमेरिकन कंट्रीज़ हों या फिर चाहे वो डेवलप कंट्रीज़ में से आप यूरोपियन कंट्रीज़ या रशियन कोई भी डेवलप कंट्रीज़ में से आप ले सकते हैं, डब्ल्यूटीओ में भी इस इशू को उठाया गया कि भाई ये जो ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस लाया गया है इससे डेवलपिंग कंट्री और अंडर डेवलप कंट्री को क्या ही फ़ायदा हुआ है। कैसे? मान लीजिए कि जो एमएनसीज हैं वो अब आ रही हैं, बिजनेस कर रही हैं और अपना प्रॉफिट लेके वापस जा रही हैं। इस तरीके से जो हम कह सकते हैं कि कई सारी सर्विसेज वगैरह हम सस्ते दामों पे वो इंडिया के लोगों को ऑफ़र करती हैं। इंडिया के लोग उसे सस्ते दामों पर, यानी कम सैलरी पर, या आप कह सकते हैं कम प्राइस पर उस सर्विस को दे रही हैं, जिससे उनका फ़ायदा हो रहा है। और अगर वहीं बात हम ये करते हैं कि हम वहाँ पे बिज़नेस करने जाएँ या वहाँ पे यहाँ इंडिया के लोग वहाँ पर अगर जॉब करने जाएँ परमानेंटली, फिज़िकली, तो वहाँ पर वो उन लोगों ने वीज़ा पॉलिसी इतनी कॉम्प्लेक्स बना रखी है, जिसको एक्वायर करने में कई साल लग जाते हैं या काफ़ी मुश्किल होती है। तो इसी को यहाँ पर इश्यू को उठाया गया और इसको नाम दिया गया अनइवन डेवलपमेंट ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन इन फाइनेंशियल कॉन्सिक्वेंसेज। इसके बाद है गाइस यहाँ पर डिफ़िकल्ट टू डू बिज़नेस ड्यू टू इंक्रीज कॉम्पिटिशन। अब क्योंकि कंपटीशन बढ़ गया है, यहाँ पे लोकल भी हैं, उसके बाद बाहर की कंट्रीज़ भी हैं, उसके बाद जो है अब नई नई टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, जो जितना तेज़ी से टेक्नोलॉजी के साथ ट्रेंड के साथ काम करेगा वो आगे बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे कंपटीशन की इंक्रीमेंट की वजह से भी बिजनेस करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो गया है। और वही चीज़ जो मैं आपको बता रहा था कि जो स्ट्रिक्ट वीज़ा पॉलिसी है डेवलप कंट्रीज़ की सॉरी, जो डेवलप कंट्रीज़ की जो स्ट्रिक्ट वीज़ा पॉलिसी है, खासतौर पर अमेरिका में जब आप देखेंगे तो वीज़ा वहाँ का एक्वायर करना काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। तो ये सीधा सीधा दिखाता है कि जो एक फाइनेंशियल कॉन्सिक्वेंसेज में हमें ये ग्लोबलाइजेशन के कोएग्जिस्टेंस के साथ, यानी ग्लोबलाइजेशन के एग्जिस्टेंस के बावजूद हमें ये नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलते हैं। उसके बाद गाइज हमारा जो तीसरा कैटेगरी है कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन में, वो है गाइज यहाँ पर कल्चरल कॉन्सिक्वेंसेज। इसमें हमें पॉजिटिव जो इम्पैक्ट है सबसे पहला वो देखने को मिलता है, वो है ओपननेस ऑफ थॉट। यानी हम यहाँ पर अपनी चीज़ को एक्सप्रेस कर सकते हैं, अपने थॉट्स को किसी भी चीज़ के ऊपर, किसी भी कॉन्सेप्ट के ऊपर फ्रीली एक्सप्रेस कर सकते हैं। देन उसके बाद है डेवलपमेंट ऑफ मिक्स कल्चर। जैसे हमने देखा यहाँ पर कि हम बर्गर भी खाते हैं और इसी के साथ साथ हम वड़ा पाव भी खाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हम यहाँ पर मिक्स कल्चर को फॉलो कर रहे हैं। तो जो डेवलपमेंट है, या हम कहें जो हमारा यूनिटी इन डाइवर्सिटी की पॉलिसी है, वो यहाँ पर बढ़ रही है। इसी के साथ साथ जो कल्चरल इंटरेक्शन है वो भी हो रहा है। तीसरा जो है हम यहाँ पर वो कह सकते हैं वो है इम्प्रूवमेंट इन द स्टेटस ऑफ वुमेन। क्योंकि हमने देखा कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद से ही दुनिया की कई सारे देशों में जो वुमेन्स राइट्स को लेकर काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट्स हुए अलग अलग रिस्पेक्टिव कंट्रीज़ में, लोकली। और इसमें हमें जो वुमेन है उनका स्टेटस इम्प्रूव जो है होते हुए दिखा है। इसी के साथ साथ चेंजिंग ईटिंग एंड लिविंग हैबिट। जैसे कि आप सबको पता है कि ये जितनी भी फॉरेन चाहे वो टीवीज़ हों, फॉरेन ड्रामाज हों, ये कितना हमें इन्फ्लुएंस करते हैं हमारी रियल लाइफ में। हम मैं तो वैसे ज़्यादा ड्रामा वगैरह फ़ॉरेन का नहीं देखता, मैं तो ड्रामा ही नहीं देखता, लेकिन जैसे हम देखें किड्स वगैरह ज़्यादातर अगर कार्टून्स वगैरह देखते हैं तो वो फ़ॉरेन के ज़्यादातर बनाए हुए हैं। इस तरीके से अगर हम देखें कोई भी, मैं ये नहीं कह रहा कि गलत है, कोई भी इंटरटेनमेंट के पर्पज़ के लिए देख सकता है।
तो जैसे हम देखें कि हॉलीवुड की फिल्म्स हैं, हॉलीवुड की मूवीज़ हैं, या बाहर की जो सीरीज़ है, वेब सीरीज़ वगैरह, वो भी कहीं न कहीं हमें अपनी रियल लाइफ़ में इन्फ्लुएंस करती हैं, जिसकी वजह से जो हमारी लिविंग हैबिट है या ईटिंग हैबिट है, वो चेंज हो रही है। तो ये तो यहाँ पर हमारा हो गया पॉजिटिव इम्पैक्ट। अब बात करते हैं इसके नेगेटिव इम्पैक्ट के बारे में। कहा यह जाता है कि भाई देखो, डेवलप कंट्रीज़, ख़ास तौर पर यूएसए, अमेरिकन, यूरोपियन, इन सब का जो कल्चर है ना, ये डोमिनेट कर रहा है। यानी कि जो लोकल कंट्री का, खुद का कंट्री का, डेवलपिंग कंट्री, अंडर डेवलप कंट्री का जो खुद का कल्चर है, वो जो है कोलैप्स कर रहा है, वो मिटते जा रहा है। और यहाँ पे जो अमेरिकन कल्चर है, वो यहाँ पे डोमिनेट कर रहा है, क्योंकि ये डेवलप है। इसी को हमने बहुत अच्छे से, आपको याद होना चाहिए, इसको हमने यूएस हेजोमनी वाले पावर में जो है उसमें पढ़ा था कि यूएस किस तरीके से डोमिनेट कर रहा है, क्योंकि अब बाइपोलर से यूनिपोलर हो गया था, कि अब यूएसए सिंगल पावर उस टाइम पे बन गया था। अब तो चूंकि आप देख रहे हैं, अब तो जोग्राफिकल एट प्रेजेंट जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, अब तो चाइना भी इमर्ज होते हुए आ रहा है, यूएसए का भी इकोनॉमी अभी पता नहीं है, हालांकि उसे माना जाता है अभी भी। तो इस तरीके से देखा जाए, हम बात कर रहे हैं पिछले कुछ सालों की, तो हमें जाहिर सी बात है अमेरिकन कल्चर देखने को मिला है। जैसे फॉर एग्जांपल जीन्स वगैरह पहले जो नहीं पहनी जाती थी इंडियन सोसाइटी में, अब पहनी जाती है। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा गलत है, सही है, लेकिन हमें ये कहीं ना कहीं इस अगर नज़रिए के साथ देखें कि इंडियन कल्चर कोलैप्स कर रहा है, इंडियन कल्चर इवेट हो रहा है, तो वो किस वजह से हो रहा है? डेवलप कंट्रीज़ की डोमिनेशन की वजह से। दूसरा है जो है यहाँ पे, वो है लॉस ऑफ कल्चर ऑफ स्मॉल कंट्रीज। अब मैंने कहा, जैसे कहा कि अमेरिकन कल्चर हो गया, या मैं कहूँ जो इनकी हेजोमनी है, या जो डेवलप कंट्रीज़ की जो इन्फ्लुएंस है, उन ये जो है इम्पैक्ट कर रही हैं, यानी ये कल्चर को हमारी मॉडिफाई कर रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर जो स्मॉल कंट्रीज़ हैं उनका कल्चर लॉस होते जा रहा है, यानी ख़त्म होते जा रहा है। इसी के साथ साथ हम यहाँ पे देख रहे हैं कि अब अगर ये प्रोसेस चलता रहा, तो यहाँ पर हमें जो है वन साइडेड कल्चर देखने को मिल रहा है। वहीं दूसरी तरफ पॉजिटिव इम्पैक्ट में हमने देखा इसके अपोजिट में, कि हम यहाँ पर एडवोकेट करते हैं, सपोर्ट करते हैं मिक्स कल्चर को, ना कि वन साइडेड कल्चर को। वन साइडेड कल्चर आपका नेगेटिव इम्पैक्ट में है, और मिक्स कल्चर आपका जो है पॉजिटिव इम्पैक्ट में है। ये भी आपको ज़रूर ध्यान रखना है। इसके बाद गाइज हमने यहाँ पर कवर कर लिया कि कॉन्सेप्ट क्या है ग्लोबलाइजेशन का, ग्लोबलाइजेशन के रीजंस क्या थे, और इसमें कॉन्सिक्वेंसेज में हमने ये देखा, इसके इम्पैक्ट में ये देखा कि हमें पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंस देखने को मिला, फाइनेंशियल कॉन्सिक्वेंस देखने को मिला, और कल्चरल कॉन्सिक्वेंस देखने को मिला। अब बात करते हैं इंडिया के स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में, कि इंडिया और ग्लोबलाइजेशन, यानी इंडिया ने किस तरीके से ग्लोबलाइजेशन को अडॉप्ट किया। तो देखिए, अगर हम देखें हिस्टोरिकली, तो इंडिया तो एक ब्रिटिश कॉलोनी रहा है, और इंडिपेंडेंस के बाद ही इसने जो है इसके आगे, इसके प्रोसेस के लिए या ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसी को अडॉप्ट करने के लिए कदम बढ़ाया है। ब्रिटेन के टाइम पे, या सॉरी ब्रिटिशर्स के टाइम पे, जब ब्रिटिश एक कॉलोनी, ब्रिटिश कॉलोनी थी इंडिया, तो उस टाइम पे क्या होता था कि रॉ मटेरियल इंडिया से ले लिया जाता था, यहाँ से ट्रांसपोर्ट किया जाता था कम दामों पे, और फिर बाद में फिनिश गुड इंडिया में जो है इंपोर्ट किया जाता था, और ज़्यादा दामों पे बेचा जाता था। ये तो पॉलिसी आपको पता ही है ब्रिटिशर्स की। लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया ने जो उनकी डिपेंडेंस थी बाकी कंट्रीज़ के ऊपर, जिसको हम आत्मनिर्भर कहते हैं, तो आत्मनिर्भर की जो पॉलिसी है वो इंडिपेंडेंस के बाद से ही ग्रेजुअली स्टार्ट हुई थी, जिसमें इंडिया ने डिसाइड किया था कि इंडिया ही अब जो है ज़्यादातर प्रोडक्ट्स अपने जो है खुद ही प्रोड्यूस करेगी। तो इसलिए यहाँ पर ये जो पूरा अरेंजमेंट है, ये 1991 तक चला, कि भाई इंडिया जो है आत्मनिर्भर है, यानी इंडिया ही खुद अपने प्रोडक्ट्स वगैरह प्रोड्यूस करेगी खुद ही, उससे किसी के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जाहिर सी बात है अब सोवरेनिटी आ गई है, इंडिपेंडेंस आ गया है, तो इंडिया जो है अपना खुद डेवलपमेंट प्लान्स जो है डिज़ाइन कर सकती है। लेकिन गाइस 1991 तक ये चला सिलसिला, और फिर उसके बाद इंडिया ने एक नई इकोनॉमिक पॉलिसी को अडॉप्ट कर लिया, जिसके बारे में आप सब जानते होंगे, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं एलपीजी। जी हाँ, ये एलपीजी सिलेंडर वाला एलपीजी नहीं है, ये एलपीजी लिबरलाइजेशन है, प्राइवेटाइजेशन है, और ग्लोबलाइजेशन है। तो इंडिया की नई पॉलिसी थी 1991 में, इसको बहुत बड़ा ईयर माना जाता है हमारी पूरी इकोनॉमिकल हिस्ट्री की, इंडिया की। तो लिबरलाइजेशन जिसको हम जानते हैं, कि जिसका मतलब है कि पॉलिसीज़ को इतना सिंप्लीफाई कर देना कि यहाँ पर जो बिज़नेस है वो आसान हो जाए करना, यानी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आसानी से हो सकें। फॉर एग्जांपल कि कुछ केसेस में लाइसेंस वगैरह की रिक्वायरमेंट है, उसको ख़त्म कर देना, कुछ कॉम्प्लेक्सिटीज़ आ रही हैं, अगर कुछ बैरियर्स आ रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है बिज़नेस करने में, उसको ख़त्म कर देना। उसके बाद है आपका प्राइवेटाइजेशन, जिसको आप सब जानते हैं कि यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर को प्रमोट करना, कि प्राइवेट सेक्टर को ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी देना, ताकि वो डेवलप कर सके, और उनके ऊपर जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, कंपल्शन है, उसको ख़त्म कर दिया जा सके। देन उसके बाद है आपका मेन ग्लोबलाइजेशन। इसमें क्या है कि इसमें यहाँ पर
जो फ्लो ऑफ पीपल है, फ्लो ऑफ गुड्स है, कैपिटल है, आइडियाज़ है, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में वो आसानी से हो सके बिना किसी इंटरप्शन के साथ। तो ये थी आपकी एलपीजी की पॉलिसी। जहाँ पर हम देखें तो हिस्टोरिकली इंडिया ने 1991 से ऑफिशियली जो है ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसी एक्सेप्ट किया था। अब इस पॉलिसी को अडॉप्ट करने के बाद हमें देखें तो इकोनॉमिकली हमें काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ, काफ़ी ज़्यादा हमें डेवलपमेंट देखने को मिली इंडिया में। और चूँकि रूल्स वगैरह काफ़ी सिंप्लीफाई हो गए थे तो बिजनेसेस वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ना शुरू हो गए। तो ये तो था गाइस कि इंडिया और ग्लोबलाइजेशन का, इंडिया ने किस तरीके से ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसी को अडॉप्ट किया। अब यहाँ पर दूसरी तरफ जब ये पॉलिसीज़ वगैरह अडॉप्ट किया जा रहा था, इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ काफ़ी सारे एक्सपर्ट्स ने ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसी को क्रिटिसाइज़ भी किया है। जी हाँ, और सिर्फ हमारी कंट्री में नहीं बल्कि थ्रू आउट द वर्ल्ड कई सारे लोगों ने ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसी को क्रिटिसाइज़ किया है और कहा है कि इसके दो साइड्स हैं। यानी इसमें हमें जो क्रिटिसिज्म है उस क्रिटिसिज्म के अंदर भी हमें दो कैटेगरीज नज़र आती हैं। पॉलिटिकली जो आप इसको पहले से ही जानते होंगे हो सकता है, पहला है यहाँ पर लेफ्ट विंग और दूसरा है यहाँ पर राइट विंग। तो जो लेफ्ट विंग लोग हैं उनका ये कहना है, जिन्हें हम लेफ्टिस्ट कहते हैं, लेफ्टिस्ट वो लोग हैं जो पुअर को सपोर्ट करते हैं, आप इनकी आइडियोलॉजी से समझ सकते हैं। तो लेफ्टिस्ट का ये कहना है कि भाई देखो जो पुअर की कंडीशन है वो ग्लोबलाइजेशन की वजह से ही ख़राब हुई है। और दूसरा ये है कि जो गवर्नमेंट है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की से भाग रही है। अब वो नहीं चाहती कि अब ग्लोबलाइजेशन आ गया है तो भाई अब फ्री फ्लो ऑफ आइडिया हो, फ्री बिजनेस हो, हम खाली अपना जो है लॉ एंड ऑर्डर तक ही महदूद रहेंगे, वहीं तक ही लिमिटेड रहेंगे, बाकी सब अपना देखिए जो भी हो रहा है हमें उससे कोई मतलब नहीं है। तो लेफ्ट विंग का ये कहना है कि ये गलत है, जो गवर्नमेंट है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रही है। इसी के साथ साथ जो गरीब है वो और गरीब होते जा रहा है और जो अमीर है वो और अमीर होते जा रहा है। तो ये तो रही बात लेफ्ट विंग की। अगर हम देखें राइट विंग की तरफ, तो राइट विंग ने हालांकि शुरू शुरू से ही राइट विंग ने ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन की पॉलिसी को, प्राइवेटाइजेशन को सपोर्ट किया, लेकिन यहाँ पे भी इन्होंने क्रिटिसाइज किया है इसको। इन्होंने कहा कि भाई देखो, इन्होंने रिच के फेवर में बात की। इन्होंने कहा कि देखो ग्लोबलाइजेशन है वो ज़रूरी है रैपिड डेवलपमेंट के लिए, और जो इक्वल डेवलपमेंट है पूरे वर्ल्ड में वो होना चाहिए, लेकिन जो हमारा कल्चर है, देखिए राइट विंग ने इकोनॉमिकली तो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं उठाया, लेकिन राइट विंग ने ये इशू जरूर उठाया कि जो कल्चरली हमारा जो इन्फ्लुएंस हो रहा है, यानी कि अमेरिकन कंट्रीज से, यूरोपियन कंट्रीज से, डेवलप कंट्रीज से जो उनका डोमिनेशन है हमारे कल्चर के ऊपर वो ख़त्म होना चाहिए। तो ये भी एक क्रिटिसिज्म है ग्लोबलाइजेशन का। हालांकि वैसे राइट विंग ने इकोनॉमिकली कोई इसके ऊपर क्रिटिसाइज नहीं किया है। तो गाइस ये है हमारा पूरा हम कह सकते हैं ग्लोबलाइजेशन का। लेकिन अभी यहाँ पे कंक्लूड मुझे करने दीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये भी सवाल आ सकता है कि भाई बताओ कि इंडिया ने किस तरीके से क्रिटिसाइज़ किया है, या इंडिया में कौन कौन से सोशल मूवमेंट्स हुए हैं जहाँ पर ग्लोबलाइजेशन को जो है हम कह सकते हैं कि जहाँ पर ग्लोबलाइजेशन को एक तरीके से ओपनली प्रोटेस्ट इसके खिलाफ किया गया है। तो गाइस इंडिया में भी हमें कई सारे सोशल मूवमेंट्स देखने को मिलते हैं। मिसाल के तौर पर हमने देखा कि किस तरीके से प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ हमें हाल फिलहाल में ही, आप करंट अफेयर्स में ही देख लीजिए, किस तरीके से रेलवे को प्रोटेस्ट करने की बात अगर की जाती है तो वहाँ पर प्रोटेस्ट हमें देखने को मिलता है। तो ये भी एक ग्लोबलाइजेशन का जो है हम कह सकते हैं एक प्रोटेस्ट है या एक क्रिटिसिज्म है। इस तरीके से हमें और भी बहुत सारे एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं जहाँ पर इंडिया में भी लेफ्टिस्ट हों या राइट विंग हों, ठीक है, उन सब ने राइट विंग ने कल्चरली और लेफ्टिस्ट ने यहाँ पर जो पुअर को लेकर, वेलफेयर स्टेट को लेकर जो प्रमोशन है उसके ऊपर यहाँ पे बात की है, और ये भी कहा है कि जो इंडियन गवर्नमेंट है उसको इसके ऊपर ज़्यादा काम करना चाहिए। अब चूँकि हमारी जो कंट्री है वो मिक्स इकोनॉमी के ऊपर चलती है, ना ज़्यादा कैपिटलिज्म है ना ज़्यादा सोशलिज्म है, लेकिन उसी बैलेंस के चक्कर में ही हमें जो ग्लोबलाइजेशन है वो बीच में कहीं ना कहीं पिसता हुआ देखने को मिलता है। तो आई होप जो है आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। हमने पूरा जो है ग्लोबलाइजेशन के कॉन्सेप्ट में सारी चीज़ें कवर कर ली हैं। अगर अभी भी आपके माइंड में कोई डाउट या कोई सवाल रह गया होगा तो गाइज कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, बिल्कुल भी मत शर्माइएगा, तुरंत हम आपको जवाब दे देंगे उसका, और अच्छे से आपको उसका आंसर हमें उम्मीद है कि मिल जाएगा। इसी के साथ साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा ताकि इसी तरीके के और भी लेक्चर्स हम ला सकें। हमने आपको बताया था कि इससे प्रीवियस लेक्चर्स भी आप देख सकते हैं जो कि हमने क्लास 12 हिस्ट्री और क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस के ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं। इसके साथ साथ अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।